अफरोलो की पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस प्रकार ईसाई मिशनरियों द्वारा दी गई शिक्षा के माध्यम से निचले तबकों के सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव आने लगा और वह समानता क्या है इसे समझने लगे, जिसकी वजह से ब्राह्मणों में खासा रोष पैदा हो गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा, क्योंकि जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था से अलग हटकर कोई और सामाजिक व्यवस्था के बारे में वे सोच भी नहीं सकते। अपने वर्चस्व को कैसे बनाए रखें, इसके तहत उन्होंने रानाडे की अगुवाई में सबसे पहले प्रार्थना सभाएं करनी शुरू करी। उसके बाद आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, जो एक किस्म के समाज सुधार समझे जा सकते हैं। लेकिन ये समाज सुधार बेहद ही छिछले थे, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था को छेड़े बगैर किए जा रहे थे। इन समाज सुधारों की मंशा दरअसल राजनीतिक हस्तक्षेप थी कि किसी तरीके से अंग्रेजी हुकूमत में और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो है वो ब्राह्मणों का बढ़ जाए किसी तरीके से। तो यहां तक हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था और आज हम इससे आगे चर्चा को लेकर चलेंगे और जानेंगे कि ज्योतिराव फुले की अगुवाई में समाज सुधार आंदोलन किस प्रकार सुदृढ़ हुआ महाराष्ट्र की सरजमी पर। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का जन्म। महाराष्ट्र के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का उदय और इतिहास ज्योतिराव फुले 1827 से 1890 की शख्सियत के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। फुटनोट 23। The biographical details which follow are taken from D. Keir, महात्मा ज्योतिराव फुले, फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन, बॉम्बे पॉपुलर प्रकाशन 1974 से ये पंक्तियां ली गई हैं। अंबेडकर, जो फुले की मृत्यु के एक वर्ष बाद पैदा हुए थे, अपनी एक किताब भी फुले को समर्पित की थी। फुले माली जाति से थे। उन्हें पहले अपने गांव की पाठशाला और बाद में पूना स्कॉटिश मिशन में पढ़ने का अवसर मिला। इस मिशन में उन्होंने अंग्रेजी सीखी और अमेरिका के संस्थापक विचारकों के दर्शन को जाना। इस पढ़ाई के फलस्वरूप मिले पश्चिमी मूल्यों ने उन्हें जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने में मदद दी। उनका विश्वास था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता और मुक्ति के विचार अपने शिखर पर पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में आगे चलकर वे निम्न जातियों और अमेरिका के अश्वेतों के हालात में एक समानता भी ढूंढने लगे थे। फुले का कहना था कि श्वेतों को, माफ कीजिएगा, यहां पर अश्वेत लिखा होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। फुले का कहना था कि अश्वेतों को अमेरिकी समाज ने ही मुक्ति दी है। यह तुलना ही उनकी किताब स्लेवरी विद इन ब्रैकेट 1873 हिंदी में गुलामगिरी का मुख्य तर्क है, जिसके समर्पण में उन्होंने लिखा है, नीग्रो जन की मुक्ति के लिए अप्रतिम बलिदान देने और उत्कृष्ट व निस्वार्थ समर्पण भाव के प्रयास करने वाले अमेरिका के लोगों के लिए, तथा इस उत्कट कामना के साथ कि मेरे देशवासी भी ब्राह्मणवादी दास्ता के शिकंजे से अपने शूद्र भाइयों को मुक्त कराने के लिए इस भव्य उदाहरण का अनुसरण करेंगे। फुटनोट 24। जे फुले, स्लेवरी, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, वॉल्यूम 1, बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1991, पेज रोमन शब्दों में 27। तो ये इंग्लिश वॉल्यूम, इंग्लिश वर्जन है। हिंदी में किस पृष्ठ पर होगा, एक आध पृष्ठ आगे पीछे मुझे लगता ही होगा। फुले टॉमस पेन के विचारों से खास तौर से प्रभावित थे। द एज ऑफ रीजन में पेन द्वारा पेश की गई कैथोलिक पादरियों की आलोचना की तर्ज पर आगे चलकर फुले ने भी ब्राह्मणों की आलोचना की। इस किताब में उन्हें धार्मिक पाठों से मुक्त आध्यात्मिकता और निजी स्वतंत्रता व समानता यानी मानवाधिकारों का प्रोत्साहन भी दिखाई दिया। गौरतलब है कि पेन की एक और किताब का नाम था ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार। फुले व्यक्तित्व और चिंतन पर पश्चिम के प्रभाव के कारण ईसा मसीह की छवि से भी अभिभूत थे। उन्हें ईसा मसीह में मनुष्यों के बीच समानता और भाईचारे के मूल्य दिखाई पड़ते थे। वे गरीबों और उत्पीड़ितों के लिए ध्वज वाहक थे। फुटनोट 25। जे फुले, स्लेवरी, पेज नंबर 36-8, पैराग्राफ 8। महारों में ईसाई मूल्यों के प्रति ऐसा आकर्षण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्ष तक काफी ज्यादा रहा और उनमें से कुछ तो मिशनरियों के प्रभाव में
ईसाई धर्म अपनाने के लिए तैयार भी हो गए थे। फुटनोट 26, और ये वाला फुटनोट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरा ध्यान से सुनिए, फिर मैं इसे एलैबोरेट करूंगी। फुटनोट 26, अहमदनगर स्थित अमेरिकन मराठी मिशन ने 1881 में पाया कि हमारे ईसाई धर्मांतरितों में ज्यादातर महार हैं। ई जिलियट, डॉक्टर अंबेडकर, पेज नंबर 29 में उद्धृत। तो आंकड़े कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये इस बात से पता चलता है। ईसाई मिशनरियों ने यह भी जाना कि धर्मांतरण करने वाले ज्यादातर लोग कौन हैं। उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो निचले तबकों के थे, खास तौर से महार। जाहिर सी बात है, इस स्टडी के बाद उन्होंने ये भी स्टडी किया होगा कि इतनी ज्यादा तादाद में धर्म परिवर्तन की क्या वजह हो सकती है, और तब वहां से उन्होंने कास्ट सिस्टम को समझा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे सुनी फुटनोट में, 1910 में महारों ने याचिका देकर आग्रह किया कि उनकी जाति के लोगों को सेना में भर्ती किया जाए, जिससे पता चलता है कि ईसाई धर्म के साथ लाभदायक संबंध ने महारों की स्थिति फौरन ऊपर उठा दी थी। उन्होंने इस बात का उल्लेख करने से भी कोई हिचक नहीं दिखाई कि हम में से जो लोग ईसाई धर्मांतरित हैं और स्कूल कॉलेजों में जा चुके हैं, जिनके पास इंडियन यूनिवर्सिटीज एडमिशन एग्जामिनेशन में डिस्टिंक्शन है, वे प्लीडर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मजिस्ट्रेट और जजों के रूप में इस तथा अन्य प्रेसिडेंसियों में काम कर रहे हैं। इस ज्ञापन के अनुसार बहुत सारे महार तो पुजारी की भूमिका भी निभा रहे थे, और ये सारा कुछ आपको पढ़ने को मिल सकता है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द डेक्कन महार टू द राइट ऑनरेबल टू द अर्ल ऑफ क्रू, बॉम्बे, December 14, 1910, पेज नंबर 4, पैराग्राफ 5, प्राइवेट पेपर्स ऑफ अंबेडकर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, देयर आफ्टर NMML, न्यू दिल्ली, माइक्रोफिल्म सेक्शन। तो अब ये माइक्रोफिल्म सेक्शन में उपलब्ध है यही सारी बातें, ये सारे आंकड़े। तो कितनी बड़ी बात है, और हम में से कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बड़ी संख्या में महार जो थे वो पुजारीगिरी भी कर रहे होंगे। लेकिन इन आंकड़ों से ये बात जाहिर होती है कि वो ऊंचे पदों पर भी बहुत कम प्रतिशत में ही सही लेकिन थे, और उन्होंने भी ब्राह्मणों की तर्ज पर यह मांग रख दी थी कि अब हम भी पढ़े लिखे और हमारे को भी रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और क्रिस्तोफ जाफरेलो कौन है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्री भारत में भारत सरकार ने बैन करी है, उसमें खास संदर्भों के साथ आपको क्रिस्तोफ जाफरेलो दिखाई देते हैं कई बार उस डॉक्यूमेंट्री के दौरान। तो इनके दिए हुए आंकड़े कितने ऑथेंटिक हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए पुस्तक पर लौटते हैं। प्राच्यवादी सैद्धांतिकी की तर्ज पर फूले ने भी कहा कि आर्यों द्वारा भारत का अतिक्रमण यहाँ की शुद्ध देसी सभ्यता के विनाश का क्षण था। उनका कहना था कि भारत की वर्तमान निचली जातियां उसी शुद्ध देसी सभ्यता की वंशज हैं। फूले की राय में ये घुसपैठिए ब्राह्मण ही थे जिन्होंने मूल निवासियों को गुलाम बनाया और फिर उन्हें निचली जातियों की श्रेणी में कैद कर दिया। फुटनोट 27, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, वॉल्यूम 2, बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, 1991, पेज 8। तो ये अब इसके आगे आने वाले जितने भी फुटनोट हैं वो वॉल्यूम 1 या 2 में से ही लिए गए हैं, फूले ग्रंथावली में से, रचनावली या ग्रंथावली आप जो भी कहे, उसमें से ही लिए गए हैं। तो मैं उनको अलग अलग नहीं पढ़ूंगी, पूरा पढ़ने के बाद पैराग्राफ एक साथ आपके लिए फुटनोट पढ़ दूंगी। फूले का मानना था कि आगे बढ़ने के लिए निचली जातियों को, आगे पढ़ते हैं। इस तर्क के आधार पर उन्होंने मराठों से लेकर अस्पृश्यों तक सभी गैर ब्राह्मण जातियों को गैर आर्य, मराठों से पुरानी और श्रेष्ठतर संस्कृति का प्रतिनिधि घोषित कर दिया और राजा बलि को उस संस्कृति का प्रतीक घोषित कर दिया। फुटनोट 28, MS गोरे, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, सेगमेंट बुक्स, 1989, पेज 24। फूले का मानना था कि आगे बढ़ने के लिए निचली जातियों को उसी स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए जैसे मिशनरियों द्वारा दी जा रही है। मिशनरी भी अस्पृश्यों को अपने स्कूलों में भर्ती करने पर खास ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर धर्मांतरण जो है वो इन्हीं तबकों के लोग कर रहे थे।
93 में फूले ने मुख्य रूप से महार और मांग जाति के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था। और मुक्ता साल्वे जी के बारे में पढ़ते वक्त हमने जिक्र किया था कि वे मांग जाति की बालिका थीं। उनका एस्से पूरा हमने पढ़ा था, जो आज से तकरीबन 165 साल पुराना एस्से है। इस बीच फूले ने शिक्षा के बारे में बहुत सारे दस्तावेज और पर्चे भी प्रकाशित किए, जिनमें उन्होंने ब्राह्मणों को लालची, सूदखोर या लोगों की अज्ञानता व अंधविश्वासों का लाभ उठाने वाले पुजारियों के उत्पीड़क वर्ग के रूप में पेश किया। फुटनोट 29। उदाहरण के लिए देखें, प्रीस्ट क्राफ्ट एक्सपोज्ड इन जे फूले कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 67, पैराग्राफ 8, अ पोम about the crafty, cunning, spurious within bracket religious books of the Brahmins, a contrast between the comfortable lives of the Brahmins and the miserable lives of Shudras. In Slavery, Collected Works of Mahatma Jyotirao Phule, Volume 1, page 81. तो ये दोनों ही चीजें जो हैं वॉल्यूम 2 और 1 में से ली गई हैं कलेक्ट करके। और इसमें बड़ा दिलचस्प, आपको याद होगा जब हमने पत्रिका देश हरियाणा मैंने पढ़ी थी, उसमें ज्योतिराव फूले जी के बहुत सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, ब्राह्मणों के जो वेद पुराण हैं उनको महात्मा फूले क्या कहते हैं। अरेबियन नाइट्स की तर्ज पर वे उन्हें ब्राह्मणियन नाइट्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वो आर्टिकल जरूर याद होगा और मेरे की कही गई ये बात भी आपको याद होगी। तो वो सारी बातें आप यहां पर रखकर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फूले ने निचली जातियों को संगठित करने में भी पथ प्रदर्शक भूमिका अदा करी। हालांकि शुरू में वे आर्य समाज की ओर आकर्षित हुए थे, मगर जल्द ही वे उसके विरुद्ध और तत्पश्चात सार्वजनिक सभा के भी विरुद्ध हो गए। फुटनोट 30। R.O. Henlon, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइडियोलॉजी, पेज नंबर 223। फूले ने निचली जातियों को मगर जल्दी ही वे उनके विरुद्ध और तत्पश्चात सार्वजनिक सभा के भी विरुद्ध हो गए। फूले को ऊंची जातियों द्वारा निचली जातियों की मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। फुटनोट 31। फुटनोट बहुत सारे हैं, इससे पता चलता है कि क्रिस्तोफ जाफरेलो ने अपनी बात रखने के लिए कितने सारी पुस्तकों को पढ़ा होगा और वहां से चीजों को निकाल कर हमारे सामने प्रस्तुत किया होगा। वर्ष 1885 में फूले ने राणा डे की आलोचना करते हुए एक पर्चा प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने राणा डे का नाम लिए बगैर उनकी अभिजात्यता और खास तौर से किसानों के प्रति उनकी उपेक्षा के भाव की निंदा की थी। ज्योतिबा फूले, अ वार्निंग इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, वॉल्यूम 2, पेज 48, पैराग्राफ 9। तो यहां पर ये पूरा पर्चा और जो वार्निंग है वो भी लिखी हुई होगी। उनका मानना था कि इन अभियानों के नेता पाखंडी हैं, जो वास्तव में जाति के सारे नियमों का पालन करते हैं मगर जनता के सामने जाति के विरोध का दावा करते हैं। अभी शुरुआत में ही मैंने कहा कि कितने छिछले थे ये सारे जो समाज सुधार के प्रोग्राम्स ये लोग चढ़ा रहे थे, अपना प्रोपेगेंडा समझ लीजिए, क्योंकि जाति व्यवस्था कोई छेड़ना नहीं चाहते थे। तब किस तरह का सुधार ये लोग चाहते थे। बाद में फूले ने 1885 में बंबई में स्थापित की गई और खुद को भारतीय राष्ट्र का ध्वज वाहक मानने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी अपने आप को दूर कर लिया। उनका मानना था कि कांग्रेस असल में ब्राह्मणों का एक दबाव समूह है और फलस्वरूप यह सत्ता के लालचियों का गुट भर है। इसकी बजाय उन्होंने शासन में ब्राह्मणों के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए औपनिवेशिक शासन से गुहार लगाई। कितनी बड़ी बात थी कि ब्राह्मणों के रिक्रूटमेंट पर किसी तरीके से अंकुश लगे। ओवर रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं ना, महात्मा फूले ने उस चीज को समझ लिया था कि ये लोग ओवर रिप्रेजेंट इनका है, और जो है पढ़े लिखे महार और मांग जाति के जो लोग हैं या दूसरे निम्न जाति के लोग हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए अनुपात में। और संभवतः इन्हीं सारी बातों से प्रभावित होकर संविधान लिखते वक्त डॉक्टर अंबेडकर के जहन में ये सारी बातें रही होंगी महात्मा फूले की। बहुत सारे रेफरेंस हैं, रेफरेंस 32, 33, 34, ये मैं एक साथ आपको बता देती हूं। रेफरेंस 32, जे फूले स्लेवरी, पेज नंबर 58, 33 रेफरेंस भी
फूले कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 2 से है और रेफरेंस 34 भी कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 2 से है, लेकिन पेज 25 और 29 है। और यहां पर एक चीज और मैं दोबारा बता दूं कि इस वक्त 1885 में जिस कांग्रेस का जिक्र हो रहा है वो आज की कांग्रेस और भाजपा कांग्रेस नहीं है। उस वक्त सभी लोग एक साथ कांग्रेस में ही थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हेडगेवार जैसे लोग जो आरएसएस के फाउंडर मेंबर थे, वो लोग भी कांग्रेस में ही रहकर काम कर रहे थे। चित्तपावन ब्राह्मण तिलक वे भी कांग्रेस में ही थे। लाला लाजपत राय भी कांग्रेस का ही हिस्सा थे। नेहरू हो, जिन्ना हो, गांधी हो, सब कांग्रेस में ही थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही दल था राजनीतिक, वो था कांग्रेस। और ये सारी ब्राह्मणवादी फोर्सेस जो थी वो कांग्रेस के अंदर रहकर अपना खुद का नेतृत्व कर रही थी। तो इसीलिए इसे आज के मौजूदा हालात से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बात 1885 की हो रही है तो उसी हिसाब की कांग्रेस के हिसाब से इसको समझने की जरूरत है। चलिए लेख पर लौटते हैं। जब तक सारे लोग जैसे शूद्र, अतिशूद्र, अतिशूद्र यहां पर ब्रैकेट में अस्पृश्य लिखे हुए हैं, भील यानी कि आदिवासी और मछुआरे वगैरह सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं होते, स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते और समान रूप से एकबद्ध तथा भावनात्मक रूप से एकीकृत नहीं होते, तब तक राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। यदि अहंकारी आर्य ब्राह्मणों जैसी छोटी सी आबादी नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर लेगी तो भला कौन उस पर ध्यान देने वाला है। फुटनोट 35। अगेन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा फुले वॉल्यूम 2 पेज 29। इस उद्धरण में गंभीर समाज शास्त्रीय अंतर्दृष्टि दिखाई देती है जो राष्ट्र की मार्सेल मॉस द्वारा दी गई परिभाषा से मेल खाती है। फुटनोट 36। राष्ट्र से हमारा आशय एक ऐसे समाज से है जो भौतिक और नैतिक धरातल पर परस्पर संबद्ध है। वह एक स्थिर स्थायी केंद्रीय सत्ता से संबद्ध है। उसकी परिभाषाएं सीमित हैं। उसके निवासियों में एक नैतिक, मानसिक और सांस्कृतिक समरूपता है जो सचेत रूप से राज्य और उसके कानूनों के प्रति अपनी अधीनता का पालन करते हैं। और बुक का नाम है ला नेशन अवॉय वॉल्यूम 3 पेरिस माइन्यूट 1969 पेज नंबर 584 पर आप ये सारा रेफरेंस क्रॉस चेक कर सकते हैं यदि संभव हो तो। कोई भी राष्ट्र जाति जैसी मध्यस्थ संस्थाओं का उन्मूलन के बिना, व्यक्तिवाद के विकास के बिना और लिहाजा एक न्यूनतम समानता के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसलिए फूले ने सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन और कांग्रेस दोनों से खुद को दूर कर लिया और भारत का पहला निम्न जातीय संगठन बनाने में वे जुट गए। अंततः निम्न जातियों और अस्पृश्यों का एक मंच पर संगठित करने के लिए उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। फुटनोट 37। ज्योतिराव गोविंदराव फूले 1827 to 90 इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले वॉल्यूम 1 पेज 19 रोमन लैंग्वेज में। उन्होंने महारों और शूद्रों के बीच एक प्राचीन एकजुटता को सिद्ध करने और ब्राह्मणों द्वारा निम्न जातियों को विभाजित करने के लिए किए जा रहे छल कपट का जवाब देने के लिए अर्ध ऐतिहासिक किस्म की घटनाओं का हवाला भी दिया। तो यहां पर फुटनोट 38 और 39 मैं दोनों एक साथ आपके लिए पढ़ देती हूं। पहले 38 पढ़ रही हूं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि मिथकीय अतीत में महारों ने अपने शूद्र बिरादरी को मुक्त कराने के लिए भाटों अर्थात ब्राह्मणों पर किस तरह हमला किया होता। स्लेवरी पेज नंबर 25 और फुटनोट 39 भी स्लेवरी से ही लिया हुआ है मगर पेज नंबर 49। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। मैं जान रही हूं कि इसको याद रखना और समझना बहुत पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे रेफरेंस बहुत जरूरी हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि अब भी कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं एपिसोड्स। और एक खास कमेंट के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं शिवाजी का
सम्मान नहीं कर रही हूँ उन्हें शिवाजी कहकर। तो मैं एक बुक रीडर हूँ और बुक रीडिंग की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बुक में जैसा लिखा है मैं वैसा ही उसको पढ़ूंगी, अपनी तरफ से मैं नहीं जोड़ सकती। यदि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज करके उन्हें नहीं पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका अपमान कर रही हूँ। मैं उनका उतना ही सम्मान करती हूँ जितना कोई भी मराठी भाव कर सकते हैं। तो इसलिए इस छोटी छोटी चीजों को दिल पर मत लीजिए। मैं ससम्मान उनका नाम ले रही हूं और ससम्मान ही उनको मैं समझती भी हूं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है और अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी ना भूलें यदि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।